कर लेंगे ना बिना तैयारी के। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार मित्रों। एक बार फिर हिमाचल के बहुत ही सुंदर शहर सोलन और सोलन की हरी भरी वादियों के बीच मैं अपने मित्र श्री रवि गोयल जी के साथ एक नए पॉडकास्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज का विषय जो हमने छांटा है खासकर देश की युवा पीढ़ी के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। और आज का पॉडकास्ट का हमारा विषय यही है, क्या वास्तव में देश में बेरोजगारी है? क्या वास्तव में देश में बेरोजगारी है? गोयल साहब कृपया। नमस्कार। अगर एक सवाल है कि क्या देश में बेरोजगारी है, तो इसका जवाब हाँ में है। 100 साल पहले भी बेरोजगारी थी और मैं आपसे बहुत ही जिम्मेदारी से बता देता हूं कि 100 साल के बाद भी बेरोजगारी होगी। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि बेरोजगारी के मायने क्या है। एक इंसान को जीने के लिए एक बेसिक नेसेसिटी होती है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन हर इंसान के बड़े सपने होते हैं और ये गलत नहीं है, होने ही चाहिए। बड़े सपनों को बिना मेहनत के पाने की कोशिश करने का नाम है मेरी नज़र में बेरोजगारी। और बड़े सपनों को बिना मेहनत में पाने की कोशिश करने के अंदर, वर्ल्ड के अंदर मेरी नज़र में हमारा देश भारत नंबर 1 है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फिर बेरोजगारी भी देश में सबसे ज़्यादा है। मैं अभी इसमें कुछ और बातें जोड़ता हूँ। मैं सार्वजनिक जीवन के अंदर पिछले 37 साल से हूँ। मैंने अपना पहला व्यापार 87 में शुरू किया, अब 24 चल रहा है, तो लगभग मुझे 37 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इन 37 सालों में मैंने बेरोजगारी को केवल और केवल कोविड के बाद देखा। 2-3 महीने जब मेरे पास MBA पढ़े हुए कई लड़के आए कि सर हमें तो काम चाहिए, आप कहो तो मजदूरी कर लेते हैं। ये होती है बेरोजगारी। 37 साल के अंदर मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी होगी। वैसे ये जो मैं बोल गया हूँ वो गलत बोल गया हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी को नौकरी देने वाला? वो थोड़ा सा आपके माध्यम से मिली वो जो भी है, वो थोड़ा सा कई बार बोल जाते हैं ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। मेरे पास रिक्वायरमेंट्स होती तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी तो लोग आते थे। भाई साहब आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो, जिसके पास रोटी ना हो खाने के लिए, कपड़ा ना हो पहनने के लिए, वो आगे कहेगा कि मुझे काम दो, जॉब दो। बोलो सुबह कितने बजे आ जाऊँ, जो काम करवाना है आदेश करें, काम करूँगा, क्योंकि मुझे तो रोटी चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन कोविड के बाद के 2 महीनों को छोड़ दो, 37 साल के अंदर जो भी मेरे पास आया वो आकर के मेरा इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू देता नहीं है। क्या काम है यहाँ पर, कितने बजे आना होगा, तनख्वाह कितनी दोगे, बैठूंगा कहाँ, इतना तो नहीं होगा, ये तो नहीं करूँगा, अच्छा कल सोच के बताता हूँ। वो बेरोजगार नहीं है, वो एक सपने की तलाश है। कोई बुराई नहीं है, मैं सिर्फ ये कमी बता रहा हूँ कि हमारे देश में सपने की तलाश के अंदर बिना मेहनत के आगे जो चलने का काम है वो है बेरोजगारी। और एक सीन मैं बताता हूँ जो कि मैं अक्सर हम लोग मीडिया में देखते हैं कि कहीं सरकारी पोस्ट निकली, वहाँ लाखों लोग जो है लाइन लगा के खड़े हैं, और अगर वहाँ मीडिया उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि हम बेरोजगार हैं, और वो सब गलत है मेरी नज़र में। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया को अपना काम करना होता है। वो सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात
कि बड़ी कमाई बिना मेहनत के, उस सपने की चाहत में उनको जिस काम में मेहनत करके वो 10,000 कमा रहे हैं, वो चाहते हैं हमें सरकारी जॉब मिल जाए, हम बिना मेहनत के 50,000 कमाएं। ये वो बेरोजगारी है। तो ये है कुल मेरा बेरोजगारी के ऊपर जो मेरी सोच बनी है। अब आप बताइए। एक बात जो आपने कही थी कि जब भी कहीं वैकेंसी निकलती है जी तो वहां विद्यार्थियों का एक मजमा लग जाता है। जी इसका मतलब ये है, जो टीवी पे भी दिखाया जाता है, जी किस तरह स्टूडेंट बसों के ऊपर चढ़ के ट्रेन की छत पर बैठकर किसी तरह हम ये परीक्षा पास कर लें। हम परीक्षा में पहुंच गए। अब मैं अपने उदाहरण से शुरुआत करूंगा, वैसे आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 13 दिसंबर 1984 को मेरा पीएचडी का वर्क फिनिश हो गया था। राइटिंग और थीसिस सबमिशन बाकी थी। सेठ जीबी पोद्दार कॉलेज, जो एक ग्रांट यूनिट कॉलेज था, नवलगढ़ ज्वाइन कर दिया। जी ये मैं बता रहा हूं आपको एक मानसिकता। जी 13 दिसंबर 1984 को मैंने ज्वाइन किया था और मैं मानता हूं 1985 में अगस्त में, बिल्कुल सही याद है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई थी। जब 85 अगस्त में आरपीएससी लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई, भरा। उस समय लोग एक ही बात कहते थे, भसीन साहब आप किसी भी तरह गवर्नमेंट में चले जाइए। अच्छा, मैं भी उस समय आई वॉज अबाउट 26, तो 26 एज काफी ज्यादा एज होती है सोचने के लिए, लेकिन सब लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट का जॉब ही वास्तव में असली जॉब। जी अब मैं यदि पीछे जाके देखता हूं, पोद्दार कॉलेज में वो ग्रांट रेट था, वहां पेंशन नहीं थी, ये बात सही है, जबकि गवर्नमेंट में पेंशन थी, लेकिन वहां रिटायरमेंट 60 था। गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2010 के करीब 60 किया है, 58 था, और उससे पहले 55 भी कर दिया था। तो लोग कहते थे कि आप गवर्नमेंट में जाइए, और मेरी भी मानसिकता ऐसी बन गई थी जी कि यहां तो प्राइवेट है, और जबकि पहली तारीख को पूरी तनख्वाह आ जाती थी। जी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं एक ग्रेजुएट कॉलेज में हूं, लेकिन फिर भी एक अंदर का उत्साह। और जो आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जी उस समय भी लगभग मैं समझता हूं 30 या 35 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो लगभग 1100 थे। याद है मुझे फरवरी 1986। वो शायद 1000 इतने कम इसलिए थे क्योंकि वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी पीएचडी वगैरह की क्वालिफिकेशन। नहीं, उस समय नहीं थी। उस टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएससी तो होगी नहीं भाई साहब, एमएससी के बिना तो कैसे करोगे? भाई साहब मेहरबानी करिएगा। जी हाँ, तो उस समय फिर रिटर्न एग्जाम की तैयारी की, बहुत डट के तैयारी की। जब रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ, मुझे वो भी याद है, मार्च 1986 को रिजल्ट आया था। अपना रोल नंबर देख के बहुत खुशी हुई थी। अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जब तैयारी करनी है तो फिर वो क्रैक कर रही है सब, एक शुरू से ये नियम रहा है। खैर अंतोगत्वा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा में 4th पोजीशन ली थी उस समय। कोइंसिडेंटली 55 मेन, 55 रिजर्व लिस्ट थी, 4थे नंबर, बहुत खुश था। लेकिन उसके बाद फिर अगली महत्वाकांक्षा, अब किसी विश्वविद्यालय में जाना है, अब किसी विश्वविद्यालय में जाके जाएंगे। तो ये एक मानसिकता जो आपने कही गवर्नमेंट सर्विस की होती है, लेकिन ये भी बात सही है कि जितनी सरकारी नियुक्तियां होनी चाहिए वो हमारे देश में नहीं हो रही। मैं बिल्कुल राजनीतिक कोई बात नहीं कर रहा हूं। रेलवे में कितने पद खाली हैं, जरा हम उठा के देखें। देश के 15 लाख स्कूल हैं, 15 लाख में से मैं समझता हूं 9 या 10 लाख गवर्नमेंट होंगे, 4 या 5 लाख प्राइवेट होंगे। मैं रफली कह रहा हूं एक्टिविटी। वहां नियुक्तियों की क्या स्थिति है? यह बात सही है कि गवर्नमेंट में इस समय नियुक्तियों की जो स्थिति है भयावह है, और फिर कहीं इस तरह के माफिया आ जाते हैं, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई माफिया आ गया, उसने पेपर लीक कर दिया। आज से 20-30 या 15 साल पहले ऐसा नहीं था। ये जो परिस्थिति है ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में है। अब जो आपने एक बात कही थी, मैं आपकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने जो कहा था कैंडिडेट आता है, शायद मैं समझता हूं 15 साल पहले तक तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि कैंडिडेट कहे ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। मैंने आपके बड़ी जिम्मेदारी से बताई है जी कि यह स्थिति 37 साल पहले भी थी।
अब देखिए, मान लीजिए आपकी प्राइवेट फैक्ट्री है, आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यदि आप उसमें इंटरव्यू देने आए हैं, देखिए एक नियम मैं आपको बता दूं, भाई साहब मैं माफी के साथ कह रहा हूं और जनता से माफी मांगता हूं, कई अपॉइंटमेंट लिए हैं मैं आपको बता रहा हूं। शुरू में मुझे एमआर का बहुत शौक था, तो जयपुर से पीएचडी करता था, टाइम निकाल के 1 घंटा का ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू और सिलेक्शन हो गया। वो तो बहुत छोटी जॉब बहुत थी छोटी आपके जॉब लेवल के हिसाब से। नहीं, वो भी ठीक थी, जॉब तो सब अच्छी होती, अनेक जॉब ली है, लेकिन जब भी मैं चाहे ज्वाइन नहीं करता, वो पूछते थे, कई बार ऐसा हुआ है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। झांसी में जब प्रोफेसर बना था 2004 में, नागालैंड में बना था 2006 में, मैं प्रोफेसर था, तो मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, यू आर ऑलरेडी प्रोफेसर, व्हाई यू कम? मैंने कहा आई वांट टू टेक सम डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वहां मैं उनको ये नहीं कहता था कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना झूठ यदि आप चाहते हैं, जो भाई साहब ने कहा, होना चाहिए। लेकिन जो आपकी बात है, मैं उसको थोड़ा और इलोबरेट करना चाहूंगा। आजकल देश की युवा पीढ़ी में जो सबसे कमी पहली नजर आती है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम नहीं हो सकता। कठिन परिश्रम सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी होती है भाई साहब। दूसरा संस्कार, आप यदि कहीं जॉब करने जा रहे हैं, मैंने कई बार कहा है, आप कैसे सिलेक्शन बोर्ड के सामने गेट पे एंटर होते हैं, आधी साइकोलॉजी तो मैं उसी समय देख लेता हूं कि इसमें किस तरह का एटीट्यूड है। सब्जेक्ट नॉलेज तो बाद में देखेंगे, एटीट्यूड कैसा है, आप में विनम्रता कितनी है, पोलाइटनेस, संस्कार का आज अभाव है, विनम्रता का भी आज अभाव है, और हार्ड वर्किंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हार्ड वर्किंग का भी अभाव है। यह बात भी सही है कि बेरोजगारों की संख्या भी बहुत अधिक है। यह बात भी सही है कि कितने पीएचडी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 पेपर पब्लिश कर लिए हैं, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे। अनेक प्राइवेट कॉलेजेस में पीएचडी हैविंग गुड पब्लिकेशन, दे आर वर्किंग। ये एक बात हो गई। दूसरा मैं क्वेश्चन भी करना चाहूंगा, आजकल की पीएचडी का स्तर क्या है? थोड़े समय पहले शायद मैंने इसी पे एक अपना वीडियो बनाया था, दयनीय स्थिति है पीएचडी की। पीएचडी का मतलब यह है कि साइंस में पार्ट टाइम पीएचडी होना क्राइम है। भाई साहब, साइंस का मतलब ये समर्पित हो जाइए आप जी। हमें याद है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक तो हमारी लैब का टाइम रहता था, और फिर भी 4 साल काम करने के बाद थीसिस 87 में सबमिट हुई थी। शायद ये मेरे परम श्रद्धेय गुरु मेहरोत्रा साहब की ट्रेनिंग है, जो उन्होंने मुझे एक मेहनत करने का, क्या कहूं, एक अवसर प्रदान किया, प्रोत्साहित किया, या डांट के उन्होंने मुझे इस रास्ते पर लाया। आजकल के बच्चे डांट नहीं खाते। आजकल आप यदि किसी पीएचडी विद्यार्थी को जरा जोर से डांट देंगे, वो सोचेगा चलो मैं गाइड शीट कर लेता हूं। तो आजकल वो विनम्रता नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं, तो आपको फिर आप कैसे आशा करते हैं किसी आईआईटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल जाएगा? हार्ड वर्किंग सबसे बड़ी भाई साहब। कुछ चलिए मैं इस बात को अन्यथा नहीं लूंगा, यूजीसी जैसी एजेंसियां हैं, वो भी गुनहगार है कि वो कैसे साइंस में किसी पार्ट टाइम स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हैं पीएचडी। तो कुल मिला के ये बेरोजगारी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूं, आजकल भाई साहब मैं देखता हूं रोजगार के इतने अवसर हैं, कितने अवसर हैं। आज कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर यदि किसी आईआईटी से हैं, करोड़ों का पैकेज मिलता है आपको। हार्डवेयर इंजीनियर है, यू गेट अ वेरी गुड हैंडसम सैलरी। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया है। इवन मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं जी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कितनी तलाश में मैं हूं मैं कि कोई मुझे अच्छा वीडियो एडिटर मिल जाए, क्योंकि कंटेंट मेरे पास है, लेकिन टेक्निकली आई एम नॉट एक्सपर्ट। अब यदि आप वीडियो एडिटिंग का काम कर लेते हैं, आजकल मैं देखता हूं यूट्यूब इतना रिवोल्यूशनरी हो चुका है, स्पीड से आगे बढ़ा है। मैं समझता हूं 5 साल के बाद यूट्यूबर्स का क्या नंबर होगा। जिसको मैं देता हूं वही संदेश देता फिरता है, मैं भी देता रहता हूं, मैं भी उतना कल्प्रिट हुई जिसको कल्प्रिट। लेकिन एक बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो एडिटिंग में आप एक्सपर्ट हो जाए। अच्छा, वीडियो एडिटिंग में आप एक्सपर्ट हो गए, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, पूछता हूं आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? सर 12वीं किया था, उसके बाद वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया। कितना परसेंटेज था? सब 50 से 55। तो फिर मैं क्वेश्चन करता हूं 50 या 55 परसेंटेज एक याद रखिए।
12th में कितना था सर? यही 50-55। यदि 50-55% लेके आपने 12वीं करके वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है और आपको कहीं 20,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है, मैं समझता हूं आपको भाग्यशाली समझती। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? आप बिल्कुल ठीक है। अनेक अवसर है आपके पास, आप किस प्रकार से कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं। जो लोग वेल एजुकेटेड हैं और रोजगार की तलाश में, क्या कंटेंट राइटर्स की इस समय भरमार है? नहीं, कंटेंट राइटर्स नहीं अभी हमारे पास कंटेंट राइटर्स का नंबर बहुत कम है। आप कंटेंट राइटर बनिए, आप ई बुक लिख डालिए। चलिए कुछ मत कीजिए, आप खाली बैठे हुए हैं, आप बेरोजगार हैं, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। फ्रस्ट्रेशन से अच्छा है आप एक ई बुक लिख लीजिए और वो ई बुक आपको पैसा भी कमा के देगी। यूट्यूब का तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें इन्वेस्टमेंट ही है। आप टेक्निकल एक्सपर्ट रखेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, 20,000 करें, 15,000 करें, 25,000 करें, लेकिन आउटकम का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन यदि आप एक अच्छी बुक लिखते थे, आप कंटेंट राइट करते हैं, क्या ये अपने आप में कमाने का धंधा नहीं है? बहुत धंधे हैं। आप कुछ पहले कहना चाहें इस बारे में? मैं आपने जितनी बातें कही उसमें से 2-4 बातों के ऊपर अपने विचार रखता हूँ। एक तो आपने बात कही कि सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, चलो वो एक विषय हो सकता है, लेकिन अगर खाली पोस्टें भी हैं तो वो कितनी होंगी? वो करोड़ों में तो नहीं होंगी, पड़ी होंगी, ये तो विषय अलग हो गया। एक आपने विषय दिया कि आजकल गैंग पेपर लीक हो जाते हैं। जी जी। उस मसले में मैं इतना ही कहूँगा जी। कि ये गैंग पहले भी थे, आज भी हैं, पेपर लीक हमेशा होते रहे। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये बात सुनिए। अब नहीं, मैं तो इतने कहूँगा इसमें कि पहले मीडिया इतना सशक्त नहीं था, वो चीज़ें आम जनता हम तक पहुँचती नहीं थी। आज मीडिया इतना सशक्त है कि आज छोटी से छोटी बात देश की, ये तो बहुत बड़ी घटना होती है पेपर लीक, आज से 20 साल पहले तो बड़ी से बड़ी घटना भी आम जनता को तक नहीं पहुंचती थी, और आज छोटी से छोटी घटना भी हम तक पहुंचती है। उसके लिए हम जो मीडिया डेवलपमेंट, जो ये नेट डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, उसका हम आभारी हैं कि आज उसने हमारी जागरूकता को बढ़ा दिया है। बाकी वो आपने भी कहा कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, वो बात सही है। मेहनत का बहुत अभाव है, संस्कार का। जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया बिल्कुल ठीक है। हम आपके लिए कंटेंट वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं, 15,000 20,000 आप जो सैलरी आप उनकी सोचा वो दे रहे हो, फिर भी वो काम नहीं करना चाहते। वो काम नहीं करना चाहते, इसके पीछे 2 बातें क्लियर हैं। ये नहीं कि उनको आपसे बेटर सैलरी मिल रही है, उनको रोटी पानी की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है भाई साहब कि उनको रोटी कौन दे रहा है, चाहे उसके पुरखों का जमीन हो, उसको रोटी मिल रही है। मेरे पास भी कई नौजवान आते हैं, मैं कहता हूँ आज तो तुम्हें घर से रोटी मिल रही है, 5 साल के बाद क्या करोगे? सीरियस हो जाओ, तुम अपनी रोटी खुद कमाओ। बहुत सारी बातें हैं, पर सारी बातों का जो निकलता है निचोड़ वही कि युवा पीढ़ी बिना मेहनत के कमाना चाहती है जी, जो कि अननेचुरल है, अनप्रैक्टिकल है, होने वाला नहीं है। और जो आपने बात कही आज ऊपर, बहुत अच्छी बात कही आपने। आज से 20 साल पहले लोग कुछ करना चाहते थे, वो छटपटाते थे, उनको कुछ भी करने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता था। आज प्लेइंग फील्ड के लिए इतना ग्राउंड है कि आप करने का मन में ठाने तो सही, आप दुनिया बदल सकते हो। मुद्दा फिर वही है, दुनिया तो बदलना चाहते हैं जी, पर बिना मेहनत के वो होगा नहीं, वो कभी भी नहीं होगा। एक विषय कि आप उसको PhD लेवल तक ले गए, तो खैर आप तो टॉप लेवल पे ले गए। मैं तो बेरोजगारी को मतलब एक लेबर से शुरू करता हूँ, एक सामान्य आदमी से। मैं शिक्षित बेरोजगारी पे भी था। आप शिक्षित बेरोजगारी, वो भी दोनों चीजें ठीक है। तो मुद्दा मेरी नज़र में वही है कि बेरोजगारी हमारे देश में इसलिए ज़्यादा है कि हमें, हमारे देश का युवा 100 साल से पहले से ही बिना मेहनत के अपने सपने पूरा करने चाहते हैं जी। ये है हमारे देश की बेरोजगारी। बिल्कुल सही। बस अब आप कहें। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा जी, एक उदाहरण देना चाहूंगा जी, अभी हम सामने बैठे हुए हैं जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे रिकॉर्डिंग पूरी होगी हम इसको खोलेंगे
और सुनना शुरू कर देंगे। जी 1990 जी अगस्त और सितंबर, जी। 20 अगस्त से 20 सितंबर तक 28 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स होता था। अच्छा। सॉरी, रिफ्रेशर कोर्स होता था, ओरिएंटेशन। ये मैं जो बात करने जा रहा हूं 20 अगस्त से 20 सितंबर 1990 ये ओरिएंटेशन था। राइट। अब ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये होता था कि सर्विस के शुरू के 5 साल में टीचर्स को कैसे पढ़ाया जाए इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा। केमिस्ट्री का कोई एक आधा लेक्चर होता था, जनरल लेक्चर, हाउ यू कैन इंप्रूव योर एक्सप्रेशन, हाउ यू शुड रीड मोर एंड मोर, हाउ यू शुड बिल्ड अप। शायद मेरी लाइब्रेरी जो आज बनी है, मैं प्रोफेसर अरोड़ा जो रायसर यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थे, क्या उन्होंने हमें कहा था कि आपके यदि घर में ये डिक्शनरी नहीं है तो फिर आप टीचर किस काम के। तो ऐसी प्रेरणा भी उस समय मिला करती थी। लेकिन जब टीचर्स का देखना होता था कि इनका शिक्षण कितना परफेक्ट है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी से, रायसर हिंदी ग्रंथ अकादमी से एक्सपर्ट आते थे। अब सर कैसे बताया जाए कि आप सही पढ़ा रहे हैं। आज हमारे सामने हैं और मैं आपसे कह रहा हूं 10 मिनट बाद ऑफ होते ही हम खोल के देख लेंगे। उस समय कैसेट हुआ करती थी। कैसे? तो वीडियो तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में था, कैसेट आई और हम सबकी रिकॉर्डिंग की गई। 15-15 मिनट आप अपने सब्जेक्ट में बोलिए, उसमें केमिस्ट्री में बोल रहा था, आप लेक्चर दीजिए। मैं नाम भूल रहा हूं जो उस समय हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष थे, आई एम सॉरी, मुझे उनका नाम याद, नहीं सॉरी, चलिए मैं, वो आते थे अगले दिन, फिर कैसेट चलती थी, वो बताते थे देखिए आपका ये फ्लो काफी सही है, यदि आप बीच में कई बार अटक जाते हैं ये एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद मैं देख पाऊंगा कि मैं किस स्तर का शिक्षक हूं। आज आपके सामने वीडियो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने टीचिंग को सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते। कितने पढ़े लिखे स्टूडेंट बेरोजगार स्टूडेंट रहते हैं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, जो केमिस्ट्री या दूसरे किसी विषय पे यूट्यूब अपलोड कर रहे हैं। इसमें तो मैं कहता हूं चलिए एडिटिंग में पैसा लगता है, लेकिन कई ऐसे लेक्चर होते हैं मैं वैसे ही बोल देता हूं, अपलोड कर देता हूं, थंबनेल बना के डाल देता हूं। आज बहुत सुविधाएं हैं, आप अच्छे से अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। बेहतर आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपनी कमियों को देखिए, एक सब्जेक्ट पे आप 30 मिनट बोलिए, फिर आप स्वयं उसका मूल्यांकन कीजिए कहां काम है। कितने हमारे देश के जो शिक्षक हैं 30-35 वर्ष तक के, वो इस तरह का एक प्रयोग कर रहे हैं कि हम अपने शिक्षण को केवल मात्र मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। या मैं फिर कह दूं, यदि आप बेरोजगार हैं, क्या आपने कोई ई बुक लिखी है? क्या आप कंटेंट लिख रहे हैं? क्या आप यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं? अरे केमिस्ट्री वाले से कहूंगा जो पीएचडी हैं, एनएमआर पे वीडियो अपलोड कीजिएगा। दूसरे 11वीं 12वीं का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ले लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल ले लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग ले लीजिएगा, कुछ तो करिएगा। इतनी सुविधाओं के बाद भी कोई कुछ नहीं करता, तो वास्तव में बेरोजगारों पर तरस नहीं आता। भाई साहब, माफी के साथ गुस्सा है, क्योंकि जब आप कर्मण्यवादी का रास्ते माफ करेंगे, काम ही नहीं करना चाहते तो फिर क्या करें? आप मेहनत तो कीजिए, तभी ऊपर वाला फल देगा। ऊपर वाला ऐसे फल नहीं देता है। कोई किसी उच्च पद तक जाना, आप सोचते होंगे, मैं पहले पोद्दार कॉलेज में रहा, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, फिर मैं नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी सही, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर 91 में गया, 2001 में रिटायर हो गया, 2011 में सीनियर 2000 में प्रोफेसर हो गया, 2000 सीनियर प्रोफेसर। इस सब के लिए असेसमेंट होता था भाई साहब कि आपने कितने पेपर पब्लिश किए, कितने पीएचडी प्रोड्यूस किए, क्या किया जी हाँ। और सीनियर प्रोफेसर में तो पहले ये था कि जितने प्रोफेसर हैं 10,000 ग्रेड पे में, उसका केवल 10% बनेंगे। तो हमारे यहाँ तो छोटी यूनिवर्सिटी 10 प्रोफेसर थे, तो मैंने अप्लाई किया था। तो आप मेहनत से क्यों कतरा रहे? आप मैं एक बिंदु और लेना चाहूंगा भाई साहब, चूंकि आपने बिजनेस से बात शुरू की थी, और ये बिंदु बड़ा विचार करने लायक है आप लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और हमारे देश के नीति निर्धारकों के लिए। मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। स्टार्टअप एक बहुत अच्छा शब्द है, हम यूज करते हैं कि स्टार्टअप शुरू कीजिए। प्रश्न ये उठता है साहब, हमारे यहां इस समय कितने स्टार्टअप सक्सेसफुल हैं, कितने अनसक्सेसफुल हैं? 80% बंद हो जाते हैं। 80% बंद हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? अब मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आज सुबह मैंने कहीं पढ़ी थी, आज सुबह पढ़ी थी वैसे, उसने ये कहा था कि इलोन मस्क अमेरिका में पैदा हो सकते हैं। इलोन मस्क
अमेरिका में भी पैदा हो सकते हैं। सुनिए ध्यान से भाई साहब, आप लोग भी। फिर मैंने पढ़ा इलोन मस्क पैदा तो कहीं भी हो जाएंगे, ब्राजील में भी हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, भारत में भी, लेकिन वो इलोन मस्क अमेरिका में ही बन सकता है यदि वो टैलेंट लेके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पैदा हुआ था। क्या आज इलोन मस्क होता? नहीं। अब मैं दुख के साथ कह रहा हूं, हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, चाहे वो हरगोविंद खुराना साहब थे या वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिन्होंने 2009 में केमिस्ट्री का आधा योनाथ के साथ शायद नोबेल प्राइज दिया था, सबने अपना देश छोड़ दिया था। सर सीवी रमन के भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ब्लैक होल पे जिन्होंने रिसर्च किया था, शायद हरगोविंद खुराना दिल्ली यूनिवर्सिटी में लग गए होते, नोबेल प्राइज नहीं ले सकते थे। माफी के साथ कह रहा हूं, शायद सीवी रमन सर तो पूरी तरह भारतीय हैं, कैलकाटा में रहकर और अकाउंटेंट की जॉब करते हुए उन्होंने रामायण इफेक्ट की खोज की थी। लेकिन क्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारत में होते, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाता? ये भी एक प्रश्नवाचक चीज है। वेंकट रमन रामाकृष्णन से जब पूछा गया था क्या आप अपने आप को भारतीय मानते हैं, हालांकि मैं उनके स्टेटमेंट को सही नहीं मानता, उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय नहीं मानता। तो हमारे देश में जो एक ब्यूरोक्रेसी है, क्या कारण है हमारे देश में स्टार्टअप बंद हो रहे? इसका बिल्कुल भाई साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात करी है जी। आपने चंद नाम लिए जी, जो कि आपने अपने फील्ड के बड़े बड़े नाम हैं जी। मैं बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होने के नाते मैं अपनी छोटी बुद्धि को स्वीकार करता हूँ कि मैं इन बड़े बड़े नामों से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने बताया ये कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इनको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, लेकिन एक आम भारतीय के नाते, और आपने ये भी बताया कि इन लोगों ने अगर देश के बाहर जो आपने देश के ऊपर कमेंट किया सही किया कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वो यहाँ की जो कला या यहाँ की जो वो नॉलेज है उसका गला घोट देता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम है वो नॉलेज का गला घोट देते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि नॉलेज को काम करना पड़ता है अनपढ़ों के अंदर। लेकिन एक बात है जो एक देश के लिए महत्वपूर्ण बनती है, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जो आपने नाम लिए, अगर मैं उनके बारे में नहीं जानता तो मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि इस देश के 80% लोग उन नाम को, साधारण लोग, आप हाई लेवल के लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं, साधारण लोग, पढ़े लिखे हम भी हैं, हम अपने आप को सामान्य मानते हैं, आप जीनस कैटेगरी में आते हैं। हम तो सामान्य लोग हैं, हम इन नामों को नहीं जानते, बस यही फर्क है। लेकिन मैं एक नाम लूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। ये नाम अगर कोई भारतीय नहीं जानता तो फिर ये आप मानेंगे कि इस नाम को पूरा भारत जानता है। और जो जिन लोगों ने यहाँ की गलत ब्यूरोक्रेसी, गलत राजनीति के आगे अपने पर्सनल स्वार्थ को ऊपर रखा कि हमें अपने आप को ग्रो करना है, बाहर चले गए, वो देश के हीरो नहीं बन सके। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल समझ। देश के हीरो तो वही बनेंगे जो देश हित को अपने से ऊपर समझेंगे। आज की तारीख में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, मैंने एक ही नाम लिया है, और भी नाम है, लेकिन मेरे दो दिमाग में एक नाम आया, तो ये तो एक चॉइस का मैटर हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले सकते हैं। रविंद्र बहुत नाम है, 1913 में जिन्होंने गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम साहित्य भी मैं ऐसे 10-20 नाम मैं ले सकता हूँ। चलो मैंने एक नाम रैंडम लिया, कैलाश सत्यार्थी हैं, मैंने एक नाम रैंडम लिया, बिल्कुल सही कह रहा हूं। एक व्यक्ति का नाम लिया जिसने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में समर्पित किया। वो देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे, देश के राष्ट्रपति भी रहे, और जब उन्होंने देश को त्यागा तब भी वो एक किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मणिपुर में लेक्चर दे रहे थे।
तो यदि मेरी मेमोरी सही है, नहीं, आपकी ही सही है, मुझे नहीं पता। मुझे तो मेरा सिर्फ आपको ये कहने का मतलब है, देश की कमियों के बावजूद जिन्होंने देश को चुना वो देश के हीरो बने, जिन्होंने देश को नहीं चुना वो स्वयं के हीरो तो बने। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया होगा मगर वो देश के हीरो नहीं बने। ये मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं है, मैंने सिर्फ एक तुलना की है देश के हीरोज में और पर्सनल हीरोज में। आगे आप बताएं। मैं बस आपसे एक नाम निवेदन करना चाह रहा हूं। जरूर करें। आपकी बात बहुत ही प्रेरणादायक थी, जिससे मेरे चक्षु मस्तिष्क ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। अब्दुल कलाम साहब से बड़ा हीरो और कौन हो सकता है, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से, मिसाइल मैन कहते हैं उनको। ऐसा ही नहीं है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा बहुत है। मैं ये तो मैंने एक नाम रैंडम ले दिया, ऐसे दिमाग में एक नाम है और मैंने ले दिया, जिन्होंने अपने टैलेंट से देश को कहां पहुंचाया। अब यदि मैं माफी के साथ भाई साहब आपसे कह रहा हूं, आपने कहा अब्दुल जे कलाम को हर कोई जानता है, जब तक अब्दुल जे कलाम साहब प्रेसिडेंट नहीं बने थे जी, उनको मैं नहीं जानता था, क्योंकि उनका स्पेस, हाँ, भारत के अच्छे रसायन शास्त्री कौन है, CNR राव कौन है, गोवर्धन मेहता कौन है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये इनसे बिल्कुल मैं इनके बारे में बोल भी सकता वो हूं। प्रेसिडेंट बनकर आप बोल सकते हो, लेकिन मैं अच्छी बात कहूंगा आपको। मैं अब्दुल कलाम जी को मैंने, जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में जी आई थिंक पोखरण के वो अटैक किए थे, जब वो पसीने से लथपथ बिल्कुल बिल्कुल जमीन के नीचे थे, तब तो राष्ट्रपति नहीं थे। नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनको तब से जानता बिल्कुल हूं। वैज्ञानिक ऐसा का नहीं है, मतलब ही हम होता जो है। सामान्य लोग जो हैं, हम बहुत लोगों को जानते जी। हैं। आपकी बात मानता हूं कि जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो हर बंदे तक पहुंच गए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले, क्योंकि वो साइंस के मतलब के पुंज थे, जी मेरे जैसे लोगों तक भी पहुंच चुके थे। बिल्कुल सही कह रहा है। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहना भाई साहब आपको। जी, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब का, भाई साहब ने जो कहा, पुरानी यादें ना जाने क्यों राजस्थान विश्वविद्यालय की ताजा हो जाती जी। है। जब हम मेन गेट से अंदर जाते थे, विज्ञान भवन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सामने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ जी। था। उस म्यूजियम के निर्माता थे प्रोफेसर सदाफ साहब। मैं लास्ट तक जब स्कूटर पे जाता था, मेरे को कई लोग, मेरे मित्र टोकते थे, आप सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, आप स्कूटर पे क्यों आते हैं? मैंने कहा मुझे कार चलानी आती नहीं, तो यदि मैं स्कूटर पे आता हूं तो इससे मेरी नॉलेज का तो कोई असेसमेंट नहीं होता। कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं सदाफ साहब का एक उदाहरण देना चाहूंगा। दोपहर को 12 बजे उनको लगा कि मैं कुछ बना रहा हूं और मुझे एक स्क्रू की जरूरत है भाई साहब, जी, और वो स्क्रू यहां से 4 किलोमीटर अजमेरी गेट पे मिलता है। तो वो मई जून के महीने में साइकिल की पैडलिंग करते हुए 4 किलोमीटर से चलेगा। स्क्रू खरीद कर आते थे। आज भी जो श्रद्धा सुमन यदि मेहरोत्रा साहब के प्रति समर्पित हैं, तो सदाफ साहब भी कम नहीं है। सदाफ साहब की जो ये आपने अब्दुल कलाम साहब की बात कही, मुझे सदाफ साहब की याद आ गई। और वास्तव में वैज्ञानिक वही होता है जो ये नहीं देखता मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं। भाई साहब, केमिस्ट्री में तो कहना नहीं चाहिए मुझे, कहीं ऐसी हस्तियां हैं जी, जो कैंसर से प्रस्थान कर जाती हैं, क्योंकि जिंदगी के भर। बारे में एक बात और भी मुझे जी। याद आती है कि वो कभी अपने बाल कटवाने के लिए किसी कटर के पास नहीं गए, जब बहुत बढ़ गए तो कैंची से काट दिए बस। बिल्कुल सही। वो अब्दुल कलाम जी, इन्होंने कहा, जब वो राष्ट्रपति भवन में गए थे, आप सबको मालूम है, वो भी बैचलर थे, कभी मैरिज नहीं की थी। नहीं, एक सूटकेस, एक सितार, सितार के क्या शौकीन थे, एक सितार, एक सूटकेस के साथ आदमी राष्ट्रपति भवन, जिसमें 300 कमरे, उसमें प्रवेश करते हैं। तो अब्दुल जे कलाम साहब जैसे व्यक्ति तो भाग्य से इस देश को मिलते हैं। तो फिर मैं कहूंगा, हमारे देश की नौजवान पीढ़ी क्या इन लोगों को जानती है? तो अब्दुल जे कलाम को तो सब जान लेंगे, लेकिन यदि मैं कोई पुरानी बात करूं, CV रमन साहब का नाम पूछूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, CV रमन साहब का नाम पूछूं, या केमिस्ट्री वालों से मैं हरगोविंद खुराना साहब का नाम पूछूं, इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए। लेक ऑफ रीडिंग तो है, और हम केवल स्क्रीन से नहीं पढ़ सकते। यदि आप ये सोचें कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ सकता हूं, नहीं, आप अपनी आंखों को बिगाड़ा है। फ्रांस ने अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है, 14 साल तक का बच्चा मोबाइल 2 घंटे यूज कर सकता है। ये मैं भी मानता हूं कि अगर आपको सिर्फ किताबी पढ़ाई करनी है, वो तो आपको शायद ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान केवल 2 चीजों से मिलेगा, गुरु और किताब। भाई साहब, किताब
ऑनलाइन तो आदमी कितना पढ़ेगा। वो तो हो नहीं सकता, नहीं, ज्ञान नहीं मिलेगा ना उसको। जी बिल्कुल, ज्ञान यदि उसको बहुत ज्ञान किस्म लेना है। है तो उसको किताबें आज भी मैंने वीडियो गुरु बनाई। और ज्ञान, गुरु और किताब, बिल्कुल। और बहुत मैं आज भी कहता हूं जितनी न्यूज इंपॉर्टेंट है टीवी की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उतनी हार्ड। आपको मालूम है मैं बस स्टैंड जाता हूं और वहां से अखबार इकट्ठे करके ले आता हूं, फिर आज जितना समय अखबार मिलता पढ़ते हैं है सर। बिल्कुल पढ़ता हूं। इन चीजों की इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। भाई साहब कुछ और आप कहना चाहें? बस इसको समाप्त करेंगे। सब करेंगे। बेरोजगारी है, इससे मैं इंकार नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने को बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं, हम अपने को सुधारना नहीं चाहते। इसलिए हमारे पास ये विधा है, ये टेक्निक है। आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, आप अच्छे वक्ता बन जाइए, इंस्पिरेशनल स्पीकर बन जाइए, एक अच्छे टीचर बन जाइए, एक अच्छा वीडियो बना के सब्जेक्टिव एनएमआर पे बनाइए, ईएसआर पे बनाइए, एमआरआई पे बनाइए। सब्जेक्ट्स की कमी नहीं है। पुस्तक पढ़िए, उसका उपयोग कीजिए। ज्ञान को प्रसारित करने का काम जितना मैं समझता हूं वैसा युवा कर सकता है, शायद मेरी उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता। और किसी देश का विकास उस देश की युवा पीढ़ी ही कर सकती है। मैं ऐसी आशा करता हूं दोनों ही बेरोजगारी, एक शिक्षित और एक अशिक्षित, दोनों ही बेरोजगारी का मेरे देश से अंत जरूर होगा। निराशा किसी भी विषय का हल नहीं होता, आशा हर विषय का हल होता है। आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ माई कंट्री टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।